आज फिर मेरी नंद उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको हुआ क्या है, क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, जी चाह रहा था यह औरत कहीं गायब हो जाए, कभी वापस ना आए। इसके बारे में सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। यह पहली या दूसरी बार की बात तो ना थी। मुझे इस घर में आए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बे औलाद थी। मेरी नंद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह अमेरिका में रहता था। ननद हमारे घर हमारे साथ रहती, मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती, हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती। अब फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई। मुझे गुस्सा आ रहा था। यह सब क्या हो रहा है? मैं हैरान थी। ये कैसे बेशर्म लोग हैं, बेटी से कुछ भी नहीं कहते, कोई पूछताछ नहीं करता, कोई सोचता ही नहीं, हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती, उसको अच्छी खुराक देती, जैसे उनके लिए यह बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए यह हकीकत भूल जाती, बेटी का पति इसके साथ नहीं है। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से खराब रहता, ऊपर से अपनी नंद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आता। मुझे लगता मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। यह सब लोग अजीब इंसान हैं हमारे घर में। बस मेरे जेठ जी का कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मेरी जेठानी शादी के 5 साल बे औलाद रही। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते। मेरे ससुर शांत मिजाज इंसान थे, जो किसी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते, वह अलग ही रहते। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी शायद उन्हें ही सब पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया, मैं उसमें उलझ गई। उन्होंने कहा, हमारी नंद शुरू से ही इतनी हसीन है। कम उम्र से ही हमारी नंद के बहुत रिश्ते आने लगे, तो घर वालों ने जल्द ही एक अच्छा कम उम्र लड़का देखकर शादी करवा दी। शादी के 2 साल तक हमारी नंद अपने पति के साथ हमारे घर में ही रही, और कुछ समय बाद पता चला कि अचानक वो इसे छोड़कर चला गया। सुनने में आया वह अमेरिका चला गया, मगर परेशानी की तो बात यह थी कि चले जाने के बाद भी हमारी नंद की यही हालत रही। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती, ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर देती। 2-3 बार तो ऐसा हुआ उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते। 2 बेटे पैदा कर चुकी थी, अब एक बार फिर मेरी नंद प्रेग्नेंट है, जबकि उसका पेट भी नहीं था। अब तो बेवा होने का गम भी उसके पल्लू से बंध गया। जबकि मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह चुपचाप रहती, और जब से विधवा हुई उन्होंने घर के मामलों से मानो अपने आप को बहुत दूर कर दिया हो। वो घर के मामलों में कतई भी दखल अंदाजी नहीं करती, अपने आप को सबसे अलग रखती। सबसे किनारा उन्होंने समय से पहले ही कर लिया था। अब क्या था, अब घर में परेशानी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि हमारी नंद बहुत नसीब वाली औरत है, जिससे ऊपर वाला औलाद से नवाजा है। मेरी जेठानी ने मुझे यह बताया कि शुरू में इस तरह जब हमारी नंद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद प्रेग्नेंट हो जाती, तो कभी कभार अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती तो दोनों भाइयों को माँ कह देती, बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते। मेरी जेठानी भी इस सब से बहुत परेशान हो जाती। कुछ पता नहीं कि पति के बाहर होते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर बात को नज़रअंदाज कर देती। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट हो कैसे जाती है, ये कैसे मुमकिन है। मोहल्ले वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं, और वो कहीं जाती भी नहीं, ना ही कोई उनसे मिलने आता। इसी तरह मेरी ननद ज़्यादा कहीं
आती जाती नहीं, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती, बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी के मामलों में दखल अंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया। वह भी कुछ दिनों तो अजीब बात की वजह से हमारी नंद की खोज में रही। वो बता रही थी कि हमारी नंद को इस घर में आ जाने के बाद से ना हमारे घर से बाहर कोई जाता है, ना ही कोई आता है। हमारी नंद ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं। और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल जब अपने पति के इस मामले में बात करने का सोच रही थी, और मैं आज शाम को यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे इस बारे में बात करूं। आखिर बात क्या है, ये माजरा क्या है। और वह आए और बस सबके साथ खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतजार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुंचे तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया। घुमा फिराकर मैं बात को नंद की तरफ ले गई। मैंने कहा, खैर आपकी फिर से खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता है शायद मेरी बात से चौंक जाएंगे या नजरें चुराएंगे, मगर वे हाँ में सर हिला गए। बोले, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। यह कैसे इंसान है जिसे कोई परेशानी नहीं होती। मैंने ठंडी सांस भरी, अपने ख्याल उन पर जाहिर कर दिया। कैसे मुमकिन हो रहा है उसका पति उसके साथ नहीं रहता। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते रहे। मैंने जितनी बार कहा उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अपना मोबाइल निकालकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह यह बात सुनना ही नहीं चाहते। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे ही वैसा पाया। दिल ही दिल में इन सब की बेशर्मी पर हैरान होती। चादर ओढ़कर सो गई, मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं नहीं मानने वाली थी। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागी तो देखा जैसे दिमाग खाली सा हो रहा। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकालकर खुद को ताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया, कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा दी। पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी, साथ अपनी नंद के बारे में सोच रही थी। कपड़े धोते धोते यह सोच रही थी किस तरीके से अपनी नंद की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं। अगले दिन पति की ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपनी नंद पर पूरी नज़र रखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने लगा, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता मैं इस घर पर यूं नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी नंद तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ बैठकर खाती, बल्कि हमारे साथ कामों में हाथ बटाती। मेरी नंद चुपचाप से सारे काम करती जाती। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो नंद के सहारे छोड़ देती, या फिर कुछ खास बनाना होता तो नंद को ही बोल देती। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में गुजार दे, हमने कभी परवाह ही नहीं की और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता। कभी भी उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें कभी बुरा भला नहीं कहते। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे, मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ। मैं दिल से नंद के राज खोजने में लग गई। फिर एक दिन मैंने अपनी नंद की अजीब हरकत देखी जिसने बुरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने एक दिन देखा मेरी ननद किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया, अपने कमरे में छुपाकर घुस गई। मैं हैरान हुई उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप रह गई, शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए, लेकिन मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही थी। फिर 5-6 दिन बाद मेरी ननद वैसे ही टुकड़ा फिटकरी का उठाया अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा। मेरी ननद किचन में आती,
फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेती, कमरे में चली जाती। 10-12 दिन सुकून से गुजर गए। उसके बाद फिर वही हरकत कर दी। मैंने नंद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी। वहां से अंदर झांका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी नंद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई। मैं उदास हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी। कुछ दिन बाद मेरी ननंद जब मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने आई, वह अचानक तेजी से किचन से फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं देखकर हैरान रह गई। जल्दी में फिटकरी लेना नहीं भूली थी। इस फिटकरी को रात के वक्त क्या करती है, मैं अब हैरान हो रही थी। इस अजीब सी हरकत की वजह से जानने के लिए बेचैनी हो रही थी। मेरी ननंद जल्दी में बाथरूम में ही जा घुसी। मैंने भी मौका नहीं जाने दिया। बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वह दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी। अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी नंद को फिटकरी अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं फिर पकड़े जाने की डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहां से उतरी। किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी ननंद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ ना हुआ हो। मेरी ननंद फिर से काम करने लगी। फिर काम खत्म होने के बाद जब कमरे में चली गई, यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी ननंद को नहाना था। उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरी जेठानी ने उससे कहा, अगर चाहो तो मेरे बाथरूम में नहा लो। वह फौरन इनकार कर गई। मैं सोच रही थी वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात थी। किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी। आखिर वो क्यों नहीं नहाना चाहती? मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा, वहां से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी नंद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वह नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी नंद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय इधर उधर करती खुद को सबकी नज़रें बचाकर नंद के कमरे में जा घुसी। उसका पूरा कमरा छान मारा। जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई। मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई, जैसे वहां कोई खजाना छुपा होगा। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया। धुले हुए कपड़ों में मेरा एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी और नंद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी। मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं, ननंद के कमरे में बिल्कुल ना देखूं। वह मेरी नंद के कमरे में खुद देख लेगी। मुझे शक होने लगा, इस अलमारी में ऐसा क्या था, क्या छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया। मेरी ननंद नहाकर नीचे आई। वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई। मैं बहाने से छत पर जा पहुंची। मैंने वहां बाथरूम में झांका तो मेरा सर चकरा कर रह गया, क्योंकि वहां तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई। मैं फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया, मुझे अपनी नंद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई कि मैं अभी तक अपनी नंद की जासूसी कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं नंद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर कुछ भी नहीं बोलते, तो बेहतर है कि हम खामोश रहें। मगर खामोश नहीं रह सकती। घर में होती अजीब गरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वह दोस्त डॉक्टर थी, काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों ही बातों में बताया कि मेरी ननंद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी, यह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा। मेरी ननंद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से झांककर जब मैंने देखा, मुझे झटका लगा। फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी के पानी उसकी बाल्टी में देखा।
मेरी दोस्त ने सलाह दी कि हो सकता है वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज करती है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई। अगली रोज़ सुबह के वक्त मैंने नंद से पूछ लिया, फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं? मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली, भाभी मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्से में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी का इस्तेमाल करती हूँ, इसी में ठीक रहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं फालतू का इतना सोच रही थी, उस पर नज़र रख रही थी। मेरी नंद चली गई। मैंने सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी नंद की प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह अब भी मौजूद था। मैं अब भी सोच रही थी कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी नंद किचन में काम करवाने आई, मैंने सास और ससुर को खाना ले जाकर दिया। नंद के कमरे में पहुंच गई। उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी। मुझे वह तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी प्रेस की हुई थी। नीचे भी 2 जोड़ी पड़े हुए थे। यह शर्ट किसी की नहीं बल्कि मेरे पति की ही थी। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते, उनमें यह जोड़ी भी शामिल होते। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी नंद के कमरों में क्या काम था? यह स्त्री क्यों करती है? मैं कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके अपने कमरे में पहुंची। खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब तो समझ आ रहा था कि वह समझाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर यह बात छोटी तो नहीं। मेरी नंद का पति दूर रहकर 4 साल बच्चा पैदा करना, मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना, मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। यह कैसे लोग हैं? यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया। मुझे याद आया, जब मेरी जेठानी बेवा हुई, मेरे सास ससुर ने उसके पति को उनसे शादी की सलाह दी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया वह भाभी का खर्च उठाएंगे। मगर वह मेरे बारे में नहीं सोचा। वह सचमुच था। सब ख्वाब नजर आ गया। मैंने बहुत ध्यान से नंद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया। मैं अक्सर रात को फिरती रहती। मेरी नंद किसी रात को अपने बेटों के साथ सुलाती, किसी रात को सब बच्चे नाना नानी के पास होते और मेरी नंद अकेले कमरे में सोती। अपनी नंद की निगरानी करते हुए एक रोज मैं सुबह 5 बजे उठ गई, फ्रेश होकर कमरे में निकल गई। मेरा इरादा नंद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नजर पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। आंगन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा, दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ खुद गया। मैं चौंक गई। शायद कोई चोर डाकू हो, रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराकर बोली, अंदर डाकू आया था, कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी सलामत हैं, हमारे घर में सब सामान भी है। यह बात तो सच थी। उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने एक किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा, मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने कामों से काम रखती हूँ। हमारी नंद की हालत पर मेरे भी दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वे उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं। आइंदा तुम भी सोचे दिमाग से निकाल दो। मैं जरूर उसकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी नंद के कमरे में देखे थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं यह बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती। उनके समझाने पर मैंने सर हिलाकर यह साबित किया। मैंने उसकी बात समझ ली और अमल भी करूंगी। एक रोज़ जब मेरी नंद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात के दूसरे पहर
अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी नंद के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी नंद की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती, कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द उसे कुछ बोल रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी नंद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज़ तो बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरे लिए अच्छा मौका था, मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कहीं मुझे अंदर वह शख्स नज़र ना आ जाए जिसके होने में डर रही थी। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ है। वह बोले कि दूसरे शहर में। उसने कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाए। मेरा दिल उदास है, मेरा दिल घबराहट में है। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था इसी तरह ही अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात में इंतज़ार करती रही। मेरे पति घर नहीं पहुँचे। फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची। आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा। घर में एक भूचाल सा आ गया। मेरी सास ससुर अपने कमरे से निकलकर आए। जेठानी भी बाहर आ गई। मेरी नंद ने दरवाज़ा धीरे से खोला। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई। मैंने दरवाज़ा ढकेलकर खोल दिया। अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। यह सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी नंद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी आ गए। हैरत से सवाल करने लगे। मैं ये हंगामा खड़ा करके जबकि बीच बुरी बन गई। वह शख्स जो सामने सर झुकाए खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे नंद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को यह हैरत हुई, वह छुपकर बीवी से मिलने क्यों हुआ आया करता था? वह तो अमेरिका में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? यह सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर था। मैंने सबके बीच सच बोल दिया। मुझे अपनी नंद पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे में किसी आदमी की आवाज़ सुनी। फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई और बोले, जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपने नंदों को देखा जो अभी तक सर झुकाई खड़ा था। मेरी नंद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया, हमारी नंद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं, वह इंडिया में ही रहता था। अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आया जाया करता। यह बात मेरे सास ससुर मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने यह सच्चाई हमसे छुपाई, क्योंकि मेरे नंद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया। जब से पुलिस मेरे नंद के पति को तलाश रही थी, वह मुजरिम करार देने के बाद से डर गया। लोगों में यह बात फैला दी वह अमेरिका चला गया, इसीलिए वह छुपकर मेरी नंद से मिलने आया करता। उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी नंद कपड़े धोती, हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते। मैं शर्मिंदा हो गई। आगे बढ़कर अपनी नंद को सीने से लगा लिया। वह यकीनन इन तमाम हालत में काफ़ी मुश्किल का शिकार कर रही होगी, इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभियों का शक उसे भी परेशान कर रहा था। सच का पता चलने के बाद मेरी नंद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों को अब पता होता था। कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हुई। पुलिस से जान छूट गई। मेरी नंद अपने पति बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।